वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के एक सियासी रहनुमा के बारे में नाज़ेबा कलमात अफसोसनाक हैं। ये सिलसिला चल निकला तो यहाँ कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और आम फलों का बादशाह है तो पाकिस्तानी आम दुनिया भर के आमों का बादशाह है। पाकिस्तानी आम कितना खास है बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और वैसे तो यहाँ पे इस माहौल में बात करना कोई और बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एट हैंड हम आपसे बात भी करना चाहते हैं। और इस तरह का कोई भी रिमार्क जब किसी भी सियासतदान की तरफ से सामने आता है तो ना सिर्फ हम उसे इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते हैं, बल्कि बारहा इस बात की ज़रूरत पर जोर भी देते हैं कि कब तक हम यही बातें करते रहेंगे और कब तक हम लोग, जब दुनिया सेंसिटाइज हो रही है मुख्तलिफ इशूज़ को लेके, अब दुनिया सेंसिटाइज हो रही है कि किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना, दुनिया सेंसिटाइज हो रही है कि हिरास नहीं करना, तब भी हम दुनिया सेंसिटाइज इसलिए भी हो रही है, फंसे हुए हैं। इसलिए भी दुनिया सेंसिटाइज हो रही है और कहा जा रहा है, इम्प्लोर किया जा रहा है लोगों को कि किसी की पर्सनैलिटी पे, किसी की शख्सियत पे, किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ बुरा या क्रिटिसिज्म ना किया जाए, क्योंकि उससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। मतलब ये तो एक मैं छोटी सी चीज़ की बात कर रही हूँ, बट बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। लोग खुदकुशी तक पे मजबूर हो जाते हैं अगर कोई छोटा है, किसी की रंगत आप की नज़र में जो रंगत अच्छी है वैसी नहीं है, किसी के वजन का कोई मसला है तो उसको उस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करना। अब एक्चुअली ये पुराने ज़माने में तो निकनेम्स भी चल जाया करते थे ना, हर मोहल्ले में किसी न किसी को कोई नाम दिया होता था। अब वो गली मोहल्लों से भी बातें खत्म होती जा रही हैं और इसीलिए खत्म होती जा रही है, लेकिन हमारे ऐवानों से खत्म नहीं हो रही है। अब एक्सपेक्टेशन है कि इंसान, लोग सीख चुके होंगे, बट अपेरेंटली हमारे जो लीडर्स हैं शायद तब तक उन तक बात अभी तक नहीं पहुंची। हम बात क्या कर रहे हैं ज़रा आपको बता देते हैं। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के बयान पर शदीद तनकीद की जा रही है और शायद ये तनकीद बड़ी हद तक जायज़ भी है। एक सियासतदान को दूसरे सियासतदान के बारे में ऐसे रिमार्क्स देते हुए डेफिनेटली सोचना चाहिए। चंद रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने फिरदौस आशिक अवान के बारे में नामुनासिब कलमात कहे थे तो सब ने उसकी मजम्मत की थी। कम अज़ कम फिरदौस आशिक अवान साहिबा को ऐसी बात करते हुए सोचना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा था ये हम कह नहीं सकते, आपको सुना सकते हैं। इमरान खान का मैंडेट है कि इस पार्लियामेंट ने उसको पहले सिलेक्ट किया, फिर अपने वोट से उसको इलेक्ट किया और फिर उसको एज अ लीडर ऑफ द हाउस मैंडेट दे के उस हाउस में बिठाया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने हलफ लिया। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसे ताहयात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, सिलेक्टेड, इलेक्टेड और फिर एक ताहयात रिजेक्टेड की बात भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक सियासी लीडर ऐसा भी है जो पैदाइशी डिफेक्टेड है। तो वो अल्फाज जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया उनको इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा से इस्तेमाल करना नामुनासिब है, गैर मुनासिब है। लेकिन ये वज़ीर आज़म की मौबन खुसूसी हैं बराए इत्तलात। हुकूमत की तरफ से कोई भी बात बतानी हो, कोई पैगाम पहुँचाना हो, आवाम को मुखातिब करना हो या फिर अपोजिशन को मुखातिब करना हो, यही खातून हैं जो कि इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने माइक के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए पैगाम पहुँचाती हैं। और वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं दूसरे सियासी लीडरान के बारे में, ये आपने सुन लिया। और उससे पहले हमने तलाल चौधरी साहब का जिक्र किया था, उन्होंने क्या कहा था और किसके बारे में कहा था? इन्हीं के बारे में कहा था। और रिकॉर्ड पे है ये बात कि जब इनके बारे में कोई भी बात कही गई थी तो हमने यहाँ पर बैठकर उसकी शदीद अल्फाज में जी एक दफा हम आपको वो शॉट दिखाना चाहते हैं और आपको ये भी बता दें कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ भी हैं। आपको पहले तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा था वो जल्दी से दिखा दें और फिर फिरदौस साहिबा से बात करते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह की तब्दीली है जिस तरह, मेरा मतलब है, बाजी फिरदौस आशिक अगर उनका मुंह धो दिया जाए, जिस तरह वो मेकअप के अंदर से असल निकलेंगी, यानी वो बाजी फिरदौस की बजाय जो फिरदौस खान अंदर से निकलेगा,
उसी तरह का चेहरा तब्दीली का है। ये तब्दीली नहीं, ये धोखा है। ये लगता तो यही है कि जब आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ बुरा कहना चाह रहे हो, लेकिन आपको अल्फाज ना मिल रहे हो या कोई वजह ना मिल रही हो, तो आओ उसकी फिजिकलिटी पे बात कर ली जाए कि वो किस तरह दिखता है, किस तरह लगता है, उसके बारे में बात करनी है। बिल्कुल इट साउंडेड लाइक कंटेंट खत्म हो जाए तो फिर आप उस पे जुमले कसना शुरू कर दें। और जब तलाल चौधरी साहब ने ये बात की थी, जो हम अपने अल्फाज में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो हमने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। डॉक्टर साहिबा ने अब ये बात कर दी है जिसमें हमें बड़ी परेशानी भी है और अचंबा भी है और ताज्जुब भी है। डॉक्टर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। होपफुली आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी, लेकिन डॉक्टर साहिबा हमारी सुबह कुछ डिस्टर्ब सी हो गई है क्योंकि हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। और अब जब आपके बारे में किसी ने बात की थी तो हमने इसी प्लेटफॉर्म पे उसे शदीद अल्फाज में मजम्मत करके उसको डिस्कस भी किया था और फिर उन साहब ने, उन सियासतदान ने इस पर माजरत भी की थी। तो ये आपसे नादानिस्ता हो गया या फिर एक्चुअली यू मीन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मुझे बताएं कि पैदाइशी जो डिफेक्टेड है, आप ये टर्म, ये लफ्ज, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको सियासत का रंग आप किस तरह दे रहे हैं? कैसे आपको पता है कि वो मेंटली डिसऑर्डर है, वो फिजिकल रिटार्डेशन है, वो आपका जो है मेंटली रिटार्डेशन है, या किस एंगल से क्या बात हुई है? आपको कैसे इल्हाम हुआ है कि ये किसी की टारगेट करके उसको सियासी तौर पे ह्यूमिलेट किया गया है? ये पहले तो इसको डिफाइन करें ना कि पैदाइशी चैलेंजिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द पब्लिक। अब आपने शायद स्पेसिफाई नहीं किया कि आप किसकी बात कर रही हैं, बट नेचुरली हम भी नाम नहीं ले रहे, लेकिन कहा तो आपने है द पब्लिक इज इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड। कहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये डिसऑर्डर जो है वो पर्सनालिटी के भी हो सकते हैं। मेडिकली तो कोई एक साइड पे आप क्यों जाके लेके जाना चाहती हैं? अच्छा, ये तो फिर आप डॉक्टर हैं, आप बता दें कि आप किस डिफेक्ट की बात कर रही थी और किसके बारे में बात कर रही थी, फिर हमें क्लियर कर दें। सियासतदान की बात कर रही हूँ जो मैंने तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की भी बात की थी, आपने वो डिस्कस क्यों नहीं किया? मैंने फिजिकल डिसऑर्डर किसी की बात नहीं की। पैदाइशी डिफेक्ट तो फिजिकली होता है ना डॉक्टर साहब? पैदाइशी डिफेक्टेड जो है, पैदाइशी डिफेक्टेड में आपका हैंडीकैप भी हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि किस हैंडीकैप की आप बात कर रहे हैं, ऑल्दो आपने बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी थी। मेरा जब मैं एड्रेस करूं तो मेरे सामने कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है सियासी तौर पे, जरूरी तो नहीं है ना कि वो कोई इंडिविजुअल था आपके सामने उस पार्टी का लीडर ही हो। डॉक्टर साहब आपके सामने नहीं, लीडर का तो आपने खुद जिक्र किया है डॉक्टर साहब, यू सेड इट, दीस आर योर वर्ड्स के एक सियासी लीडर जो आप उस, अच्छा फिर आप हमारी आसानी कर दें, हमारी रहनुमाई कर दें, आप किस लीडर को पैदाइशी डिफेक्टेड कह रही हैं? जब आपका वो पैदाइशी डिफेक्टेड होना जो है वो आपके वो डिसऑर्डर्स और वो जो डिफेक्ट्स होते हैं वो आपकी फिजिकल, मेंटल और ओवरऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो डिफाइन तो नहीं होता। डॉक्टर साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी आर गोइंग टू, जी डॉक्टर साहब आप इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। हम इसी को क्लियर करने के लिए, कुछ क्लैरिटी लाने के लिए आपको हमने इनवाइट किया है। आप खुद बता दें ताकि हम अपने माइंड में चीजें ना बनाएं। आप किसकी बात कर रही थी? आप बस एक्सप्लेन कर दें, और अगर वो वाकई डिफेक्टेड है तो वील जस्ट कीप क्वाइट। शख्स की बात कर रही थी जिसके कॉल और फेल में तजाद हो, और वो शख्स जो कहे कुछ और करे कुछ, जिसका अपना अमल कुछ और हो और वो दूसरों के ऊपर कुछ और एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हो, वो सारे जो हैं वो पैदाइशी डिफेक्टेड ही चला सकते हैं। वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ तो सोच नहीं जुड़ी हुई। हाँ, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को फोकस करके आप समझती हैं तो कोई एक इंडिविजुअल जो है वो पैदाइशी डिफेक्टेड है, तो डॉक्टर साहब इट वुड हैव बीन इजियर अगर आप किसी एक को कह रही होती। अब तो आपने सारों को कर दिया है इस चीज नहीं, असल में आप कह किसी एक को ही कह रही थी क्योंकि आप बारी बारी फर्दन ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनकी ट्रेड्स और उनकी खुसूसियात बयान कर रही थी। एक दफा दोबारा सुना देते हैं डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ हैं। अगर किसी एक को कहा है तो वो एक जो है उसका आपका टारगेट वो एक की जात क्यों है? नहीं, आपका टारगेट वो एक की जात है ना, मसला ये है। डॉक्टर साहब आपने एक के बारे में कहा, उस चीज को उस हमारा पॉलिटिकल जो एक दूसरे के ऊपर, कल प्राइम मिनिस्टर मुझे बताएं वो सिलेक्टेड है?
अच्छा ये अल्फाज तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेट अस नॉट डाइग्रेस, हम इलेक्टेड सिलेक्टेड की बात नहीं करें। डॉक्टर साहब let us run the clip once more। आप सिलेक्टेड पे क्यों बात नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब हम अलाउड नहीं है। डॉक्टर साहब हम तो ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते मीडिया पे, तो लिहाजा प्लीज हमसे ना कहलवाएं कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की पार्लियामेंट इलेक्ट करे वोट से। डॉक्टर साहिबा हम आपके स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा लेट अस नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द इशू एट हैंड। देखिए इलेक्टेड सिलेक्टेड की डिबेट में किसी की फिजिकल अपीयरेंस और पैदाइशी डिफेक्ट को लाना कहाँ की मंतक है? रिजेक्टेड भी करे ना, रिजेक्टेड भी करे। रिजेक्टेड भी हम कह रहे हैं, हमें डिफेक्टिव में ज्यादा तकलीफ हुई है क्योंकि हमें कोई डिफेक्टिव नजर आ नहीं रहा, लेकिन आपको आ रहा है। फिर डिफेक्टेड पे जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब फॉर क्लैरिटी से एक दफा वो क्लिप हम दोबारा चला रहे हैं, सुन लें और फिर हमें आप समझा दीजिए। सारा को क्लियर हो जाए। देखिए आप जितनी दफा भी चलाएंगे आपको उसी सीरियल से चलना पड़ेगा, सिलेक्टेड से, रिजेक्टेड से, फिर डिफेक्टेड पे। आप डायरेक्टली डिफेक्टेड पे नहीं जा सकते। पहले हम एग्जैक्टली उसी तरह चल रहे हैं, डिस्कस भी ऐसे ही करें। डॉक्टर साहिबा जो पहले आपने दो रिजेक्टेड सिलेक्टेड टाइप किए हैं वो हमें समझ आ गई है, आप डिफेक्टिव किसको कह रही हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं और हम इसमें आपकी रहनुमाई चाहते हैं। और फेल में तजाद है जो अल्लाह की नॉर्मल मखलूक जो उसने पैदा की है उसका कंडक्ट उससे हट के हो, एक इंसानी पैरामीटर्स के अंदर जो उसका रोल होना चाहिए उससे हट के अगर कोई रोल अदा करता है तो वो पैदाइशी डिफेक्शन है। इसमें क्या मसला है? अच्छा नहीं डॉक्टर साहबा माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, आप तकरीबन सारी ही सियासी जमातों को एक वक्त में रिप्रेजेंट करती रही हैं, पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट करती रही हैं, काफ लीग को भी रिप्रेजेंट करती रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरी जात है, आप अगर मेरी जात को डिस्कस करना चाहते हैं नहीं हम कतई तौर पर, और तलाल चौधरी साहब ने जब आपकी जात के बारे में बात की थी तो डॉक्टर साहबा हमने यहाँ पर बैठ के उसे कंडेम किया था। मुझे पता बैकग्राउंड में क्या है, मुझे पता है कि आपको पीटीवी की टेलीथॉन रात की बहुत मसला बना हुआ है, इसलिए आज आपने मेरी जात को टारगेट किया। कतई तौर पर नहीं डॉक्टर साहिबा, आप हमारी लीडर हैं, पीपल लुक अप टू यू। अगर आप ऐसी बात ना करती तो हम कैसे आपसे कोई बात कर सकते थे? बात तो आपने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज जो है वो तीसरा दिन है, आज आपको क्यों याद आया ये? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसको बिल्कुल इसके ताने बाने किसी ट्रांसमिशन या किसी और चीज से जोड़, सारे बयानिए होते हैं और मेरे साथ मुझे पता है कि आप ये क्यों चला रहे हैं। नहीं आपको मेरा ख्याल है कि आपको बिल्कुल गलत अंदाजा हो रहा है। क्यों करना चाहते हैं आप? कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब आपका हक बनता है और मेरा हक बनता है कि मैं उसका जवाब दूं, और बेहतर है मुझसे जवाब मांग रहे हैं, आपको मांगना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब सुन तो ले, डॉक्टर साहब एक मोमेंट तो दे, उनके ऊपर भी चलाएं। डॉक्टर साहब एक आपसे मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, जब ख्वाजा आसिफ किसी के बारे में पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के बात करते हैं तो हम उसको भी चलाते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। जब किसी सियासतदान की तरफ से किसी प्रोग्राम में बैठ के किसी को थप्पड़ मार दिया जाता है तो हम उस पर भी मजम्मत करते हैं। एक इशू जो पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ जुड़ा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्या क्या नहीं कहा जा रहा, प्राइम मिनिस्टर के नलायक आजम कहने पे, चोरे आजम कहने पे आपने यहाँ क्यों नहीं बयानियां लेके आए कि ये नशाइस्ता लफ्ज है, नहीं कहना चाहिए। हम सियासी बातें करते रहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब एक्चुअली आप ना इसको बिल्कुल किसी और तरफ ले गई हैं। बाय द वे पीटीवी की जो कल ट्रांसमिशन थी उसमें टेक्निकल सपोर्ट जियो की तरफ से दी गई थी और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने। ओहो अच्छा डॉक्टर साहब बताएं ना, तो उसमें बात आप क्यों नहीं कर रहे? हम इस वक्त जिस पे बात कर रहे हैं उस पे काइंडली बात कर रहे हैं। नहीं दे रही आप हमें तो बता दें, हमने इतनी सिंपल सी बात की है, स्टेटमेंट आपकी है। जब आप ये साबित कर देंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने लायक आजम है, चोरे आजम है। डॉक्टर साहब हम ये बात क्यों कर रहे हैं जब हमने ये बात की नहीं है? डॉक्टर साहब you are pushing us to say something that we have never been said by us। डॉक्टर साहब आपकी स्टेटमेंट, डॉक्टर साहिबा आपकी स्टेटमेंट पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, आपको सारा पाकिस्तान सुनता है, हम आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं। आई वंडर कि आप उन्हें सिलेक्टेड इलेक्टेड नालायक आजम और पता नहीं क्या क्या वो शख्स आप ये चलाएं, हर वो शख्स जिसके कॉल फेल में तजाद हो, ठीक है, वो कहे कुछ और करे कुछ, वो पैदाइशी डिफेक्टेड है आपके मुताबिक, अमल जो है उसकी ज़बान के साथ ना वो पैदाइशी डिफेक्टेड। बिल्कुल भी इतनी सी बात है, डॉक्टर साहब आप पहले ही कह देती। और दूसरा ये है कि कुछ वर्ड्स आप यूज कर रही हैं इस वक्त वजीर आजम के हवाले से जो कहा जा रहा है,
प्लीज ना कहें, बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट अलाउड टू बी अटर्ड ऑन मीडिया। बल्कि मेरी बात सुने ना, आप लाइव चलाएं। ये लाइव ही है डॉक्टर साहब, ये लाइव शो है। मैं यही आपको कह रही हूँ कि आपने लाइव चलाए हैं, कई दफा चलाए हैं, हेडलाइनों में चलाए हैं। तो हम तो नहीं कह रहे, अगर हम कोई चीज लाइव दिखा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं और वहाँ लोग कह रहे हैं, तो जब वजीर आजम की पर्सनालिटी के ऊपर कोई बात करेगा, जब उनके फिजिकल अपीयरेंस पे कोई बात करेगा, तो फिर हम उसको कंडेम करेंगे। हम कंडेम कर रहे हैं ना देखिए, डॉक्टर शीरी मजारी के बारे में अगर किसी ने बात की थी तो उन्हें किस तरह कंडेम किया गया, वो आपको मालूम है। ऑफ पार्टी एफिलिएशंस, जिस के बारे में इस तरह कहा जा रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं। के लिए जो गलत अल्फाज का चुनाव हुआ, आपने उनको अपने शो में क्यों नहीं कंडेम किया? डॉक्टर साहब, ये तो वही बात हुई, किसी ने गलत इस्तेमाल किए अल्फाज, तो आपने भी गलत कर दिए। ये तो फिर इस तरह तो बात खत्म नहीं होने वाली। नहीं, हमें आपके रिजेक्टेड पे भी एतराज नहीं है, हमें आपके करप्ट पे भी एतराज नहीं है। अच्छा, आपने गलत नहीं कहा। सो यू स्टैंड बाय व्हाट यू सेड। आपने जिसको भी डिफेक्टिव कहा है, यू स्टैंड बाय इट। अगर वो डिफेक्टेड है, उनको क्या टेंशन है? अगर नहीं है तो आपको बहस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? अच्छा। कौन है यही तो बता रहे हैं। अगर मगर में हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप हमें बता दें। अगर वो है डिफेक्टिव तो फिर हम मान गए। आप तो वैसे भी डॉक्टर तो बताऊं ना, हर वो शख्स जिसके कॉल फेल में तजाद है, जिसका एक अल्लाह का बनाया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन एटीट्यूड, उससे हट के अगर वो करता है कोई एक्शन, तो वो उसका डिफेक्टेड एक्शन है। अच्छा, आपने असल में मसला ये कोई किसी से तंग आ जाता है, नहीं, इन्होंने एक लीडर का कहा था ना, इसलिए उसमें जरा कंफ्यूजन हो गया। एक लीडर कौन है आपका? जो एक लीडर है आप चेक कर लेना। डॉक्टर साहब, कहा आपने हमें क्यों आप इतने मुश्किल काम पे लगा रही हैं? आप हमारे साथ हैं, लाइफ में रिस्पेक्ट यू, आप बता दें हमें। मैंने तो नहीं चुना ये मुश्किल काम, तो आपने अपने लिए चुना है। डॉक्टर साहब, आपने कहा है यू मस्ट हैव, आपको तो पता होगा कि आप किसको कह रहे हैं। आप एनालाइज कर लें। डॉक्टर साहब, आप बता दें किसका कह रहे हैं, हम एनालाइज कर लेंगे वो डिफेक्टिव है कि नहीं है। आप नाम बता दें, हम एनालाइज कर लेंगे। आपको अगर पता है कि पूरी कौम कह रही है कि आपने किसके बारे में कहा, आपने खुद मुझे कहा है, तो फिर आप मुझे भी बता दें मैंने किसके बारे में कहा। हम क्यों बताएं आपको? आप बताएं। आपको तो हमने इसलिए इनवाइट किया, We are concerned about your statement, क्योंकि हम आपकी इतनी साइड लेते हैं। अगर कोई आपको कुछ कह दे, हम या फॉर दैट मैटर किसी को भी कुछ कह दे, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे ये बता दें कि मेरे वजीर आजम पे जिस तरह के हमले हुए, मेरे लीडर को जो जो कुछ कहा गया, और आप लोगों ने यहाँ तो किसी ने वो हम सबके वजीर आजम है, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। वी ऑल रिस्पेक्ट। और जब आप रिजेक्टेड कहती हैं या किसी को करप्ट कहती हैं, उस बात पे एतराज नहीं है। हम यहाँ सिर्फ किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। अपने इस शो में उन लोगों को लाइन पे लेके क्यों कंडेम नहीं कराया कि आपने ये गलत अल्फाज कहे? डॉक्टर साहिबा, आप समझ नहीं रही हैं कि हम यहाँ किसी की तो नाम लेके कहा गया कि हम किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट, किसी की जात, उसके कैरेक्टर के ऊपर नहीं, हम उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है या उसमें कोई फिजिकल डिफेक्ट है अगर आपके मुताबिक है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि तलाल चौधरी साहब ने आपके बारे में बात की थी। तलाल चौधरी साहब ने जब आपको सुनाया था, उन्होंने माफी भी मांगी है। डॉक्टर साहब, उन्होंने माजरत की, उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट मेरे ऊपर दी, टारगेट करके दी, तो मैंने वो गलत थी ना, वो गलत थी, आप उसे गलत समझती हैं। डॉक्टर साहब, वी डेल्ट विद इट द वे इट शुड हैव बीन डेल्ट विद इट। उन्होंने माफी की मांगी, लेकिन क्या आपके मतलब आप जो दूसरों के रेफरेंसेस देख रही हैं, इट साउंड्स लाइक कि ये ऑलमोस्ट एक बदला है। भाई दूसरा कह सकता है तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन आपका कैलिबर उनसे बहुत ऊंचा है। मुझे आपसे सिर्फ एक गिला, जरूर करें, आपका हक है और आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद यू, लेकिन देखना ये है कि जिन लोगों ने लाइव प्रोग्राम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए जो जो अल्फाज अदा किए, क्या आपने उनको लाइन पे लेके ये कहा कि आपने ये गलत बात की है? उनकी तरफ आपके पर क्यों जलते हैं? वो महाराजानियों की तरफ, राजकुमारियों की तरफ, वहाँ आप क्यों नहीं करते लाइन? वो सारी बातें भी होती हैं। आपकी लाइन पे आते नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल हमारी लाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह सभी आते हैं डॉक्टर साहिबा, और सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ हम एक पर्टिकुलर मौजू पे आपसे बात करना चाह रहे थे। आपने अपना मौका दे दिया। आपके मुताबिक जो है, आई स्टैंड बाय
कि जिस शख्स का भी, जो इंडिविजुअल भी, जिसके कॉल और फेल में तजाद है, मेरा इशारा उसकी तरफ था। ठीक है, अब वो आपस कर लेंगे कौन कौन उसके जुमरे में आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस, और आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। और डॉक्टर साहिबा स्टैंड्स बाय व्हाट शी सेड कि जो भी उनको लगता है कि जिसके कॉल और फेल में तजाद है वो उनको डॉक्टर साहब जस्ट फॉर रिमाइंडर, सबसे पहले जियो ने ट्रांसमिशन की थी जिस टेलीथॉन का आप तस्करा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ कर डालो, जिसके मेज़बान थे हामिद मीर साहब और उसमें वज़ीर आज़म साहब ने हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया था। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और हम अब आपके भी शुक्रगुजार हैं कि एटलीस्ट आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया। थोड़ी सी हीटेड डिस्कशन हो गई, लेकिन यही जमहूरियत की खूबसूरती है। आपने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया। आपके मुताबिक वो तमाम लोग डिफेक्टेड हैं जिनके कॉल ऑफ फेल में तजाद हैं, ठीक है। दोज़ हू आर इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड कि आप क्या बात कर रही थी, किसके बारे में बात कर रही थी। लेकिन इसका ये मत, जब आपके बारे में डॉक्टर साहब दोबारा कोई बात करेगा तो हम इसी तरह से उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और आप किसी के बारे में अगर फिजिकल एट्रीब्यूट को लेकर बात करेंगी तो हम दोबारा इस बारे में आवाज उठाएंगे। डॉक्टर साहब अब तक तो आपको भी समझ आ गई होगी कि हम छोड़ते नहीं है। अगर इस लेवल पे बात आ जाएगी, कोई भी करेगा तो वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट। आपके अगेंस्ट भी कोई करे तो वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट एट ऑल। Very nice. And finally you get to see कि सुबह से जो हमारे साथ हुआ है, जैसे ही हम अपने स्टूडियो में एंटर हुए हैं, ये वैसे जुल्म के जुमरे में आता है कि इतने आमों के दरमियान आप किसी को ला बिठा दें और उसके बाद वो आम खा भी ना सकें और आपको दीगर बातें भी करनी है, क्योंकि जब आमों की खुशबू आना शुरू हो जाती है तो दिमाग पे सिर्फ आम बड़ी दूर तक आप एक्चुअली उसको फॉलो करते हैं, उस खुशबू को। आपको पता होता है कि यहाँ आम पड़े हुए और माशाल्लाह हमारे पास तो पूरी दुकान खुली हुई है, मोस्ट वेराइटीज ऑफ आम दैट यू कैन इमेजिन। अभी हम आपको सारे दिखाएंगे भी, नाम डिस्प्लेड है। और वैसे पाकिस्तान में 200 से ज़ायद अक़साम है मैंगो की जो पाई जाती हैं। यहाँ पर 18 अक़साम के मैंगो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, कुछ हुमा के पीछे भी छुपे हुए हैं बाय द वे। कुछ पल्प, इसके बारे में भी हमने बताना है जिससे जूस वगैरह बनते हैं, जो हम लोग जूसेस पीते हैं। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज। आई बिलीव मी, कुछ ऐसे हमने आपको वैरायटीज ऑफ आम दिखाने जो एटलीस्ट मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था कुछ इस किस्म के भी होते हैं, अ लॉट ऑफ देम। तो जल्दी से आपको बता दें, एक्चुअली हमने बात करनी है आमों की, और जो हम सुनते आ रहे हैं कि इस साल बारिशों की वजह से जो आम है उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, वो इफेक्ट हुए हैं, कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कितने पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये कुछ शिकायत है लोगों की कि जो एक्सपोर्ट हो जाते हैं बेस्ट क्वालिटी आम, वो तो बाहर चले गए, उसके बाद पाकिस्तानियों के लिए इनसाइड पाकिस्तान जरा कम रह जाते हैं। इसके बारे में भी हमने बात गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो क्या हमें मॉडर्न टेक्निक की तरफ जाना होगा? क्या हम अभी तक दकियानूसी तरीके फार्मिंग और मैंगो प्रोडक्शन पे लगे हुए हैं? ये सारी बातें हैं, इसके लिए हमने मेहमान को दावत दी है। पेट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वहीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले भी जियो पाकिस्तान के मेहमान बने थे और उस वक्त इन्होंने कहा था कि भाई जब मैंगो सीजन आएगा ना तो हम एक मैंगो पे शो रखेंगे। थैंक यू वहीद साहब फॉर ब्रिंगिंग ऑल दीस मैंगोस। साहब आप इधर आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैंगोज। ये माशाल्लाह इतनी वैरायटी वैसे एक साथ हमने कभी नहीं देखी, और आपने हमें कहा है कि 200 मैंगोज की वैरायटीज होती हैं। 200 है वैरायटीज, मगर ये जो मैंने सामने रखा हूँ ये कमर्शियल वैरायटीज हैं जो एक्सपोर्ट भी होती है। वैरायटीज तो बहुत है मगर वो कमर्शियली नहीं है। पर दीज वैरायटीज ये सारी पाकिस्तान में ग्रो होती हैं। पाकिस्तान में, यस ऑफ कोर्स, ऑल पाकिस्तान में ग्रो हो रही है। लाइक पाकिस्तान मोर देन 200, और पाकिस्तान में जो हमारी प्रोडक्शन है 17 लाख टन की प्रोडक्शन है, जो 29% शेयर सिंध का है, 1% खैबर पख्तूनख्वा का है और 70% हमारा। अच्छा वहीद साहब, पूरी दुनिया में जैसा आम पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है वैसा कहीं नहीं प्रोड्यूस होता, और सबसे ज़्यादा डिमांड चाहे आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तानी मैंगो का हर गोरे को, हर यूरोपियन हो, हर अमेरिकन, हर अफ्रीकन सबको पता है। तो आपको लगता है कि हम अपनी उस कैपेसिटी पे हैं जहां हमको होना चाहिए था, या फिर इससे हम कहीं ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको? ऑफ कोर्स हम इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम दुनिया भर में हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ तक कि मैं आपको ये ज़रूर यहाँ बात करूँगा इस मौके पे, 2007 या 6 में प्रिंस चार्ल्स और उनकी वाइफ आई हुई थी पाकिस्तान में, तो मेरा भी वहाँ जाना हुआ। जब मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया कि एक्सपोर्टर ऑफ मैंगो, तो उनका जो रिएक्शन था, आई लव पाकिस्तानी मैंगो, तो यमी लाइक रॉयल फैमिली। ये तो दुनिया भर में, मुझे इतना नहीं था कि रॉयल फैमिली को भी पाकिस्तानी मैंगो के बारे में पता। तो हमारा आम तो दुनिया भर में से पाकिस्तानी मैंगो, क्योंकि मैं आपको बात बताऊं कि मैं अमेरिका गई और मैंने वहाँ जाके मैक्सिकन मैंगो भी खाए, और साउथ अमेरिका में भी वहाँ मैंगोज होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ना वो खुशबू, ना वो मिठास, ना वो जायका, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने जब बेस्ट चीज खाई हो ना तो फिर यू कैन नॉट सेटल फॉर द। आप कहीं भी काफों पे चले जाएं, सबसे ज्यादा रश जो है ना मैंगो के सीजन में पाकिस्तानी मैंगो के स्टॉल पे होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा वही साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में से सबसे ज्यादा कौन सा एक्सपोर्ट है, विच इज द बेस्ट
एंड मोस्ट वांटेड मैंगो? देखें जी, हमारा सीजन स्टार्ट होता है सिंदड़ी से। सिंदड़ी हमारी सबसे पहले एक्सपोर्ट होती है। ये नंबर 1 मैंगो, मैं कहूँगा कि सिंध का नंबर 1 मैंगो सिंदड़ी है। पंजाब का जो मैंगो है वो चौंसा है। अच्छा, चौंसे में 3 किस्में हैं, एक मौसमी चौंसा है, काला चौंसा है और वाइट सफ़ेद चौंसा है। उसके अलावा हमारे और भी वैरायटीज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें गुलाब खास करते हैं, कलेक्टर करते हैं, लीलम करते हैं, फजरी करते हैं, सुनहरा भी करते हैं, अनवर रटोल भी करते हैं। मगर इसकी लाइफ कम होती है ना, इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। ये एज सच करते हैं लोग, गिफ्ट्स के उस पर आते हैं ऑर्डर्स के, जी गिफ्ट देने आगे। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो बेस्ट मैंगो मैं कहूँगा टेस्ट में अनवर रटोल है। और ये लाइक और ये किंग ऑफ फ्रूट है हमारा जो मैंगो है। कुछ एक दो मैं जरा अगर इधर आ जाऊं और यहाँ से हम दिखा देंगे, क्योंकि कुछ चीजें मैंने कुछ आम जो हैं वो नहीं देखे हुए थे। जैसे कि सबसे पहले तो ये गुलाब खास। पहले तो आप इसका रंग देखें कि ये लिटरली लगता है कि थोड़ा सा गुलाब भी है इसके अंदर। शोमी, अच्छा ये कुछ सेब का सा टेक्सचर है, सेब का सा टेक्सचर है। ये कहाँ की पैदावार है? सिंध की, पंजाब की। ये सिंध की, पंजाब की, सिंध की पैदावार है। इसका नाम कुछ अगर बता सकें, इसका नाम बैगन फली क्यों रख दिया? बस ये अच्छा, बैगन फली का प्लीज आप साइज भी देख ले, बताए ना। अच्छा वहीद साहब, लाल बादशाह इतना लाल, ये आम दुकानों में तो मैंने ये वाला नहीं देखा। असल में ये ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है। वैरायटीज आपको इतनी जो है ना, आपको दुकानों पे नहीं नजर आएंगी। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से डिमांड आती है कि ये डिमांड से आती है, इसलिए वहाँ पे हम भेजते हैं। पूरे को डिफरेंस पता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंगो? ऑफ कोर्स दे नो, दे मोर देन, मेरा ख्याल है जितने पाकिस्तान के लोगों को पता है आमों के बारे में, उतना वहाँ के लोगों को भी पता है। अच्छा, यहाँ पे वो ज्यादा रिसर्च के ऊपर है बाय द वे। उनको वो सिर्फ कंपेयर पाकिस्तान नहीं करते, वो कंपेयर वर्ल्ड के साथ करते हैं। इसीलिए फिर पाकिस्तानी मैंगो जो है इट स्टैंड्स आउट। अगर इस दफा प्रोडक्शन जैसे कि हमने बताया कि कम हुई है, उसकी क्या वजूहात रही? सिर्फ मौसमी हालात थे या अपनी हमारी कोताहियां भी हैं? देखें जी, बात ये कि ग्लोबल वार्मिंग है, पाकिस्तान 7वें नंबर पे इफेक्ट हो रहा है, वाटर स्ट्रेस है, मौसम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने एक्सपोर्ट हमारी 20 मई से, मगर हमने 20 मई से जो हमारी एक्सपोर्ट हुई, हम जब स्टार्ट किया, जब वो अराइवल हुआ तो उसका एक तो ब्रिक्स लेवल, उसकी मिठास नहीं आई, उसमें क्वालिटी इश्यूज आए। हम ये समझते थे कि हमें 10 दिन सीज़न को डिले करना चाहिए था 1 जून। तो हमने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम 1 जून और पहले देखेंगे 1 महीने पहले कि क्या मौसम है। मैं ये समझता हूँ ग्लोबल वार्मिंग में तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, क्योंकि जो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ आगे फ्यूचर में 2020 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, हमारी हील बहुत कम है, हमारी वाटर स्ट्रेस है, पानी हम ज़ाया करते हैं। 90% जो पानी हम देते हैं वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, 60% हम पानी ज़ाया करते हैं। किस तरीके से 60% ज़ाया करते हैं? हम हुकूमत को यही कहते हैं कि आप 12 बिलियन का डैम बनाते हैं, आप $500 मिलियन खर्च करें और पूरे पाकिस्तान में ड्रिप इरिगेशन फैला दें जाल, उससे आप 500 मिलियन में आप 12 जो बिलियन है। मैं यही कहूँगा कि जब तक आप पानी सेफ नहीं करेंगे, डैम जितने भी बन जाए उसका फायदा नहीं है। वही साहब वो सस्टेनेबल भी है, मतलब आप अच्छा, इसको मैं जरा थोड़ा सा और इसमें करूँगा। देखिए 2 नुकसान है, एक पानी आप ज़ाया कर रहे हैं, दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि पानी कम होना और ज़्यादा होना वो भी नुकसानदेह, तो उस पर हील पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम 2 नुकसान करें, इसलिए पाकिस्तान की हील में हमारे यहाँ हर चीज़ बेहतर है, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम दिया है, एवरीथिंग, बट हमारी गुड एग्रीकल्चर। तो ये पूछना चाहते हैं हम कि कहाँ जाता है और ये हाउ डज इट वर्क? देसी मैंगो पल्प, सेप्टिक मीन लाइक इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं डालती, तो हमने डिस्प्ले किया हुआ। इसकी पैकिंग होती है सेप्टिक कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है 18 मंथ्स है। अच्छा। जितनी ये आप जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होती है वो जूस इंडस्ट्री को होती है, ये हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल पाकिस्तान में जितनी जूस की इंडस्ट्री है उनको भी सप्लाई कर रहे हैं। तो जो हम आजकल चौसा और ये सब पीते हैं वो ये पल्प होता है उसके अंदर। दिस इज हाउ जी 2005 के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराया था वैरायटी चौसा मैंगो पल्प एंड सिंदड़ी लोकली एंड इंटरनेशनली। तो एक कॉन्सेप्ट दिया, तो वो कॉन्सेप्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भी उठाया वहाँ से। तो वो आज चीजें आप देख रहे हैं कि आप बहुत पॉपुलर हो गया। मैंगो जूस के बजाय ना चौसा जूस या आमों की ब्रांडिंग हो रही है, क्योंकि आपको जस्ट एक मैंगो नहीं चाहिए, आपको मैंगो में भी फ्लेवर चाहिए। वेरी क्विकली लास्ट सवाल वहीद साहब, हमारा मोस्ट बिगेस्ट कंपेटिटर कौन है? हम बनाते हैं मैंगो और किससे कंपटीशन? देखें जी, हम दुनिया के 6ठे नंबर पे प्रोडक्शन है। हमारा जो कंपटीशन इंडिया के साथ है, इसलिए कि इंडिया की भी वैरायटीज़ हमसे मिलती जुलती हैं
और उनका ये कि सीज़न मार्च में शुरू होता है और जून एंड जुलाई तक चले जाता है। हमें जो विंडो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बिज़नेस के अंदर, जुलाई और अगस्त और सितंबर, ये विंडो ऐसी है कि दुनिया में कम एक्सपोर्ट होते हैं मैंगो दूसरे मुल्कों से, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी होते हैं तो एक्सपोर्ट। मगर आप ये देखें, चाइना सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का मैंगो का, और उनका जून में आम ख़त्म होता है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की मार्केट को डेवलप करें। मैं समझता हूं कि चाइना डेवलप हो जाए इन 4 सालों के अंदर, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट होगी। इस टाइम पे हमारी मिडिल ईस्ट मार्केट है, यूएई बड़ी है, हम 40 मुल्कों से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें मुल्कों के अंदर, और हमारे ऐसे मुल्क भी खुल गए इन 5 सालों के अंदर, जैसा जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, जो नहीं थे। क्वारंटाइन इशू थे, फ्रूट फ्लाइज इशू था, मगर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट जिसको हम 1 घंटे के लिए टाइम वी हैव। बट क्या क्या चीजें आज हमने सीखी हैं? वादा हमने आप लोगों से किया हुआ था कि हमने आमों के ऊपर पूरी बात करनी है। अच्छा, ऐसा करेंगे कल इनमें से कुछ आम जो है ना यहाँ खाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि लाल परी कैसा टेस्ट करता है। लाल परी नहीं है, लाल बादशाह भी आपको एक्चुअली लाल परी भी है। अच्छा, लाल परी भी है। वेलकम बैक, इधर वापस आ गए हैं। आमों का सेगमेंट खत्म हो चुका है भाई। इतनी वैरायटी ऑफ आम अब्दुल्ला। हाँ, आप इसमें से क्या खाएंगी, क्या ट्राई करेंगी? क्या नहीं खाऊंगी? ऐसा करेंगे आधे मुझे दे दें। अच्छा, और बातें करते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग स्केयरिंग वाला तो चक्कर ही नहीं हो रहा ना इधर। हालांकि कंटेंडर्स बहुत है, इट्स जस्ट दैट आई डोंट थिंक कि मैं सारे खाऊंगी। मैं थोड़ी सी लालची हुई हूँ बिकॉज मेरी नज़रों में ना, मेरी आंखों में सिर्फ आम बने हुए हैं इस वक्त हर जगह। और हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा आम भी ना एक साथ लिया करें, ख़राब हो जाते हैं आम, इतनी थोड़ी को चलते हैं। ये आप अपने आप को एडवाइस दीजिएगा, मैं उतने ही लेती हूँ जितने मैं खा सकती हूँ, मतलब भरती होल्डर नहीं हूँ मैं आपकी तरह। अच्छा जी जनाब, अभी हम आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम मैंगोज। अवार्ड्स की बात करनी है, जल्दी से आपको रिमाइंडर देना है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने जा रहे हैं, 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स हैं। 9 कैटेगरीज में व्यूअर चॉइस अवार्ड्स होने हैं। आप डिसाइड करेंगे किसने जीतना है, किसने हारना है। एंड हाउ कैन यू डू दैट जी? वेबसाइट है इनकी, उस पर आपने लॉग इन करना है, www.luxstyle.pk एंड ईजी पीजी। उसमें 9 कैटेगरीज हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपका सिंगर, आपका एक्टर, whoever you want, कि इनको जीतना चाहिए, वोट फॉर देम। इस हफ्ते के आखिर तक बाय द वे वोटिंग जारी रहेगी। उसके बाद आप ये ना कहिएगा मौका नहीं मिला। जियो टीवी के नेटवर्क, जियो टीवी के ताबन से इस मरतबा बहुत ही बड़े पैमाने पर दीज आर बिगर एंड बेटर। अभी आगे बढ़ जाए। मेरा ख्याल है कि अभी हमने आपको एक और चीज बतानी है, और वर्ल्ड कप से कैसे आंखें चुराएं। वर्ल्ड कप इज ओवरशैडोइंग एवरीथिंग, चाहे वो सियासत हो या कुछ और। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर सेमीफाइनल तक कैसे चलेगा? हम खुश तो हो गए हैं अपनी लास्ट जीत से, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। दिलचस्प सूरत-ए-हाल बनती नजर आ रही है, जो है वो बनती नजर आ रही है। जल्दी से आपको बताएं और हम आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पाकिस्तान के 7 मैचों के बाद 7 पॉइंट्स हो गए हैं। बांग्लादेश के भी 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतरीन रेट की वजह से, या जी रन रेट जो होता है, बेहतर रन रेट की वजह से बंगाल टाइगर्स जो हैं वो 5वें और शाहीन 6ठी पोजीशन पर है। तो रन रेट जो होता है, जिसके बारे में हम सारे बहुत ही कह रहे हैं कि जी ये टारगेट इनको 40 ओवर में कंप्लीट कर लेना चाहिए था, फलाना, हम सारे कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि एंड में डिसीजंस रन रेट पे होते हैं। ब्रेक में ये हुआ कि कोई आया और हमारे आम ले गया, तो हमारे आम देखा है आप, तो नोटिस ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ सफाया दिन दिहाड़े डाका पड़ा है। 800 आम यहाँ पड़े हुए थे, अब वो गायब हो गए हैं। तो इसकी काफी मुझे अफसोस है। इसकी मैंने हम इस सिलसिले में हम तहकीकात कराते हैं, कोई कमीशन बिठाते हैं कि कौन हमारे आम लेकर गया है। हम जिम्मेदारान तक यकीनन पहुंचेंगे और अपने आम बाजियाब करा कर रहेंगे। ये लैंग्वेज ही बदल गई है, मतलब बाजियाब और जिम्मेदारान समझ तो आ गई है ना, पकड़ेंगे अभी गिच्ची से। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। वी टोल्ड यू दैट वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट, जिनको आप काफ़ी अरसे से क्या, जब क्रिकेट आती है ना हमारी ज़िंदगी में, कोई बहुत बड़ा इस तरह चैंपियनशिप आती है, तो वो भी साथ साथ आ जाते हैं। तो उनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। दे आर गोइंग टू बी जॉइनिंग अस। और क्या बातें करनी है जनाब? बहुत सी बातें करनी है। कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के भेज सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कि मोमिन साकिब एंड बिलाल बिन साकिब आर गोइंग टू बी विद अस टुडे इन द स्टूडियोज ऑफ जियो पाकिस्तान। कुछ इंसिडेंट्स, कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ बहुत फनी हैं, बहुत एंटरटेनिंग हैं। इसके अलावा इन वीडियोस को हटा के जो इनकी पर्सनैलिटी और जो इनकी एकेडमिक क्या उसे कहते हैं, एक्सीलेंस है ना, अचीवमेंट्स हैं, ऑलरेडी डेफिनेटली जी, उन पे बात करेंगे। सबको ओवरशैडो कर देते हैं। और यहाँ ये एक और चीज़ आपको क्लियर कर दें कि अक्सर ऑब्वियसली ये लोग हमारे सामने नहीं होते, लेकिन हम उनके काम पे बात करते हैं, कभी कभार तनकीद भी करते हैं, और फिर आप लोग से वादा करते हैं कि कभी इनसे मुलाकात हुई तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया या बहुत अच्छा किया। तो आज वो मौका मिल गया। वी आर गोइंग टू बी डूइंग जस्ट दैट। लेकिन आपको पता है
how With we this, do Aviz, this. let us So, begin with top stories. top stories. पाकिस्तान के लिए कर डालो, जियो की नशरियात रंग ले आईं। एमनेस्टी स्कीम लेने वालों की तादाद में इजाफा, वजीर आजम ने स्कीम की तारीख आगे बढ़ाने का इशारा दे दिया। अफगान सदर अशरफ गनी के दौरा पाकिस्तान पर दोनों मुल्कों में ताल्लुकात का नया बाब शुरू करने पर इत्तेफाक। अफगान हुकाम माजी में भी ऐसे वादे करते रहे, अमली इक़दामात नजर आए तो बात है। और मडोना का नया गाना गॉट कंट्रोल रिलीज, गाने में गन वायलेंस के खिलाफ आगाही फैलाने की कोशिश को सबने सराहा। आपको पता ना हमारे गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। खोल दें फ्रेम जी, खोल दें, आए मिलाते हैं इनसे। कौन है जी हमारे साथ? हमारे साथ किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मोमिन साकिब एंड बिलाल बिन साकिब, बोथ आर ब्रदर्स। बड़े बिलाल हैं, छोटे हैं मोमिन। और जल्दी से पहले बिलाल के बारे में आपको बता दें जी, मास्टर्स कर रहे हैं, बड़े ज़हीन है माशाल्लाह। मतलब इनकी वीडियोस तो हमने देखी हैं, वी नो देम, वी थिंक वी नो देम लाइक दैट, बट देयर इज अ लॉट मोर टू देम। बिलाल जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं, LSE में पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिसर हैं। ही रिप्रेजेंट्स 70% ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर देयर, ट्रस्टी एट LSE एज वेल, फाउंडर ऑफ तैयबा ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी हम H2O व्हील एक चीज़ है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एंड मोमिन साकिब जनाब, आप इनके टैलेंट का पावर हाउस हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा किंग्स कॉलेज में पढ़ते हैं लंदन में। फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ किंग्स कॉलेज हैं। 144 साल किंग्स कॉलेज की तारीख में यकीनन पाकिस्तान के होनहार तालिब इल्म जब इन जगहों पर पहुंचते हैं और इन ओहदों पर पहुंचते हैं और इस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सीना भी हमारी छाती जिसे कहते हैं ना चौड़ी हो जाती है और हमारा खून बढ़ जाता है। But needless to say, both are crazy about cricket. मतलब बिल्कुल उतने जनूनी है क्रिकेट के बारे में जितने शायद हम जैसे, लेकिन हमसे ज्यादा, क्योंकि माशाल्लाह इनकी वीडियोस जो है वो वायरल हुई हैं। जो इंडिया पाकिस्तान सबसे पहले आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में जो वीडियो वायरल हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी ना, जियो से ही हुई थी और गालिबन हम इतने जज्बाती हो गए थे, हम सेरी में शो करते थे उस वक्त और हम ही ने चलाई थी सबसे पहले। बिल्कुल। अच्छा मोमिन, आपसे स्टार्ट करती हूँ, ऑल्दो बिलाल बड़े हैं लेकिन वो उस वीडियो की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, जब हमने वो वीडियो देखी, फिर इस साल हमने वीडियोस देखी, मुझको तो ऐसा लगा और बहुत से लोगों को कि दिस इज एन एक्ट, क्योंकि इतना जज्बाती ओवर एक्टिंग करके ड्रामा करना, मतलब वो और बड़ा अच्छा था, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन वाज इट एन एक्ट या फिर आप वो रियल था? देखिए, मैं वैसे ही एक्सप्रेसिव आदमी हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, जो बचपन से मेरे साथ है, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। और इसी तरह जब हम जीतते हैं, आपने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं बहुत एक्सप्रेसिव था। हमने दिल खोल के, सीना फाड़ के अपने इमोशंस दिखाए और अपनी टीम की जीत में खुशी मनाई। इसी तरह जब टीम हारती है एक प्यार मोहब्बत के रिलेशनशिप में, जब आपकी टीम हारती है तो आपको दुख भी होता है, लेकिन उसमें फिर हम जी कंस्ट्रक्टिवली उस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, ताने भी दे देते हैं कुछ। वो तो हमारा लॉरियों का खासा है, थोड़े से मैंने बिल्कुल हमारा अपने आप को भी बनाना। उनकी एक्टिविटी पे, जो उनकी फिटनेस वगैरह अफेक्ट करे, इंडिविजुअल पे कभी नहीं, इंडिविजुअल पे कभी नहीं। तो जहां तक ताल्लुक है सवाल का कि इसमें कितनी % एग्जैजरेशन थी, शायद थोड़ा सा कह सकते हैं एक लाइट ह्यूमर इन्वॉल्व हो, लेकिन मोस्टली वो हमारे इमोशंस है, क्योंकि क्रिकेट का मैच मिस ही नहीं करते कोई। स्टेडियम में हम हमेशा होते हैं अपनी टीम को एवरी टाइम। और पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी आपने सुना होगा कि 80 to 90% इंडियंस थे और पाकिस्तानी काम थे, बट वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। अच्छा, एंड आई टेल यू, ओके, फुटनोट में इनसे इसलिए भी ये पूछ रही हूँ कि वो एक्ट था या ड्रामा था, क्या है, क्योंकि माशाल्लाह जो आपके भाई हैं ना, उनके जो रिएक्शंस होते हैं ना, पीछे आपके खड़े होते हैं, उनको देख के लगता है कि एक ड्रामा है, बिकॉज ये आपकी ऐनक उतार रहे होते हैं, आपके आंसू साफ कर रहे होते हैं, तो फिर वो सारा सिनेरियो जो है ना वो सामने आ जाता है। This is all impromptu, obviously. But I think on a larger part, आप ये देख सकते हैं कि perhaps historically we have 100% success rate of going viral, so maybe we've cracked a code कि किस तरह जाना, which is very powerful. So the important point here to notice is to go viral. No, is to do something which people would appreciate and people will connect with. No, and I think doing something with which people can relate. मेरी वीडियो वायरल क्यों हुई? लोगों को लगा कि मेरे थ्रू उन सब के इमोशंस डिपिक्ट हो रहे हैं। जब मैं बहुत खुश था, लोगों की भी उस लेवल की खुशी थी। क्या पता अपने घर में कोई इसी तरह का रोला रप्पा डाल रहा हो, जज्बात में पागल हो रहा हो। क्या पता मैच हारने के बाद लोग इतना इमोशनली इन्वेस्ट होते हैं कि 1, 2, 3, 4 दिन तक काम पे जाते हैं, लोग मेंटली अफेक्ट रहते हैं। लोग इतना अफेक्ट होते हैं हम जब हारते हैं, जीतते हैं, तो आई थिंक लोग रिलेट कर पाते हैं वीडियो के साथ, जिसकी वजह से वीडियो इस लेवल पे। ये जो इमोशंस का पावर हाउस है, जो कि आपसे गुफ्तगू करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद आप यहाँ आके मेरे से बात ना करने लग जाए, इधर बैठ के ना आप शुरू कर दें। ये कभी-कभी
हर सूरत हाल, हर सिचुएशन में काम आ जाता है या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ बैक? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। माहौल कभी उल्टा भी तो पड़ सकता है ना। माहौल पे डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक। अगर आप ऑब्वियसली किसी एकेडमिक मीटिंग में है जहाँ पे आप कोई एकेडमिक्स के साथ कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक डिफरेंट आपका तरीका होगा। आप मैच देख रहे हैं जिसमें आप इतना इमोशनली इन्वेस्टेड है, उसमें जब खुशी मनाऊंगा तो मैं इस तरह तो नहीं कहूँगा ना बड़ी खुशी हुई है जी जीत गया, ऑब्वियसली आई एम हैप्पी मेरी टीम जीती है, मेरा मुल्क की टीम जीती है। फॉर इंस्टेंस अगर हार गई है तो ऑफ कोर्स उसका भी गम होगा। बट लेट्स सपोज यू आर इन योर यूनिवर्सिटी एंड ऑब्वियसली माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटिंग ऑल दी स्टूडेंट्स हैं, आप बड़े इमोशनल हो जाएं किसी बात में, मतलब उधर आपको ये एहसास होगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू गो वायरल और व्हाटएवर, ये मेरी जात है और यहाँ मेरे अपने कंटेम्परेरीज हैं। What is the real view? It's not about going viral. I told it's about the situation that you're in. अब यूनिवर्सिटी की अगर किसी मीटिंग में ऑब्वियसली मैं क्लास में बैठा हूँ, मैंने अपने प्रोफेसर से कोई सवाल पूछना तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ना सर इसकी समझ नहीं लगी। ऑब्वियसली सर मोमिन आपकी वीडियो से लगता है कि आप इसी तरह पूछेंगे। हाँ, या फिर आप घर आते माँ मैं आ गया। लेकिन आप मुझे बात बताएं, आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेल रहे हैं आप लोग इमोशनली ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं होते किसी नॉर्मल चीज में, लेकिन यू आर फिल्मिंग होते हैं। यू आर फिल्मिंग। आई एम मोर एक्सप्रेसिव, आई एम मोर हाइपर 24/7। अच्छा बाय द वे डिस्क्लेमर इधर हम दे दें, हम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करें, वी आर एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन। आई लव क्रिटिसिज्म, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंप्रूव। नहीं हम क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं, अभी तो उस पे हम आएंगे। हां बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। सवाल पूछना, हां उस पे हम बात मेरे हिसाब से एक्सप्रेसिव होना बहुत अच्छा है क्योंकि आप इतना टाइम लगा के हम ट्रैवल करके गए, टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इमोशनल इन्वेस्टमेंट है और अगर नहीं है तो यू नो। अच्छा मुझे बताइए व्हाट आर यू ट्राइंग टू, यू आर नॉट, आपने छोटे भाई को करने के लिए काम दिया हुआ है कि और आप पीछे से संभालते हैं सिचुएशन। बिल्कुल माइक के आगे तो एक ही बंदा हो सकता है। मुझे लगता है कि यू हैव लेटर जॉइंड द ग्रुप। नहीं आई हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा मुझे लगा बिकॉज़ ऑब्वियसली वी न्यू मोमेंट्स सिंस डे वन। एक और चीज है, मैं अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा हूँ इससे मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। तो फिर इसमें इशू क्या है? नहीं कोई इशू नहीं है। अब मुझे बता दें, एक मिनट मुझे पूछना है, डू यू प्लान टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट? अगर यहाँ पे आपको वायरल होना मकसद है, What are you trying to achieve? वायरल होना मकसद नहीं है, मैंने जो बोला कि हम एक्सप्रेसिव इतने होते हैं, हासिल करना मकसद है क्या? नहीं हम तो एक्सप्रेसिव होते हैं और वो पीपल कनेक्ट, पीपल एंजॉय इट एंड देन यू नो शोहरत अल्लाह ने देनी है, अल्लाह ने लेनी है। इंसान शोहरत में कुछ कर नहीं सकता। ये हम तो अब देखिए क्योंकि आप लोग शायद हमें जानते नहीं है, दिस इज हु वी आर, दिस इज हाउ आई एम 24/7। अगर मेरे दोस्त होते बचपन के तो आप इसमें मेरे साथ कॉन्वर्सेशन ही ना करते, आप मुझे कॉल करके कहते हैं मैं तुझे जानता हूँ। अब मुर्तजा भाई आपके जो रिपोर्टर है वो इस बात पे बैंक कर सकते हैं कि सब स्पॉन्टेनियस और मोमिन ऐसा है। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हुआ ये है उसके बाद फिर आपने सैफ अली खान इंडियन बॉलीवुड के एक एक्टर हैं उनके साथ भी बनाई जिस पे मुझे बड़े एतराज थे क्योंकि इस तरह कोई पब्लिक फिगर जा रहा और उसके पीछे इस तरह चलना, मतलब पर्सनली आई डू नॉट लाइक दैट एट ऑल। बट हुआ ये कि आपसे फिर मुतासिर होके और लोगों ने कुछ लेवल ऑफ बदतमीजियां और नॉचेस नीचे जाके कुछ वीडियोस बनाना शुरू कर दी और लगा कि एक क्लीन चिट मिल गई है, एक क्लीन चिट मिल गई है कि पहुंचो सरफराज की गोद में बच्चा भी है, मशहूर हो गया, अब मैं भी ये करूंगा तो मैं हमें ऐसा लगा कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो खैर इनकी नहीं है लेकिन इस वीडियो की हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम पब्लिक में आ जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आ जाती है एंड देन वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि वी आर वन और हमें अपनी लिमिट पता है, वी आर पुशिंग आवर लिमिट। लेकिन वो जो 10 बच्चे हमें देख रहे हैं, दे विल पुश द लिमिट सो मच फर्दर और उसको कहीं और ले जाएंगे। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैं ये सारी बर्गर पीसों वाली बात कर रहा था, उस वीडियो के दौरान एक इंसान ने ना ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश की थी अगेंस्ट सरफराज, और उस वीडियो के दौरान जो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई है जिसको मैंने उसी वक्त उसको रोका और मैंने कहा हमने अगर अपनी टीम को क्रिटिसाइज़ करना है, हमने कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करना है, हमने डिस्ट्रक्टिवली उनकी इंडिविजुअल पर्सनल अटैक्स नहीं करने। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये हो गई, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मुझसे इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन हो सकता है। तीसरी बात, जब ये वीडियो निकली उसी वक्त मैंने वीडियो निकाली जो सोशल मीडिया पे विद इन 2-3 आवर्स उसको 100,000 व्यूज मिले। अच्छा। और मैंने बोला कि ये निहायत गलत चीज़ है किसी को इस तरह बोलना। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे क्रिकेटर्स जब नेशनल टीम में जाते हैं उनको कोई ट्रेनिंग मिलती है पर्सनल या पब्लिक हेल्थ से डील करने की। पता नहीं सरफराज पे इस चीज़ का कितना इफेक्ट रह गया हो। उस इंसान ने एक्साइटमेंट में बोला, जज्बात में बोला, सैफ वाला मामला क्या हुआ था? बिकॉज़ वी थॉट दैट वाज ऑफेंसिव। आप किसी स्टार के जो कि ग्लोबल स्टार है मुंह पे फोन लेके चढ़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन।
क्योंकि आपने पहले ही डिस्कस किया। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि अगर मुझे पूछा जाता, लेकिन इतना अच्छी आपकी जर्नलिज्म है कि यूर आस्किंग मी, आप मुझे मौका दे रहे हैं अपना व्यू पॉइंट बताने का, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि मुझे क्लैरिफाई करने का भी अभी मौका पूरा दिया जाए। आपने कहा यू थॉट दैट वाज ऑफेंसिव। अब 3-4 चीज़ें मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। मेरी फंडामेंटल फैमिली वैल्यूज़ हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज्जत करना, वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई हाउसकीपर हो, नंबर 1। अच्छा, आई गो इनटू द डिटेल्स नाउ। 4 चीजें, उसके बाद आई गो इनटू, मैंने वीडियो में एग्जैक्टली क्या बोला, थोड़ा सा शॉर्ट रखना और हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्विकली रखूंगा, क्योंकि लोगों का एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है। ट्रोलिंग वीडियो देखी शायद को 90% लोग वीडियो देखते भी नहीं, स्टेटस डाल देते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन थोरो नहीं करते। क्विकली, आई डिड नॉट शाउट एट हिम। ऑल माय फॉलोअर्स, दिस वीडियो वाज मेड ऑन स्नैपचैट, ऑल माय फॉलोअर्स नो कि आई हैव अ माइक जिसमें सिर्फ आवाज मुझे आती है, और ये पहली दफा मैंने कॉमिक कमेंट्री नहीं की, मैंने पहले भी बहुत दफा किया। आई डिड नॉट अब्यूज हिम। 5 सालों से मैं सोशल मीडिया पे डेली स्टोरीज बना रहा हूं, मैंने आज तक गाली नहीं निकाली। I did not touch him because I find it to my personal insult to violate anyone's personal space. I did not shove the camera into his face because there were at least 2 people in between us, और उस वक्त भी कैमरा जूम था। अच्छा, अब मैं जाता हूँ वीडियो के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या मैंने बोला। मैंने बड़े लोगों से पूछा आपको क्यों ऑफेंसिव लगी, उन्होंने कहा बस लगी, कोई पॉइंट नहीं था। मैं वीडियो की डिटेल में चला जाता हूँ। पहली लाइन मैंने बोली, अच्छा, सैफ को मेरे कॉमेंट्स रजिस्टर भी नहीं किए, ना उसने हेयर किए फॉर अ फैक्ट। अब मैं वीडियो के कमेंट्स में जाता हूँ। पहली बात मैंने बोली, इंडियन टीम के 11th प्लेयर वाटर बॉय आ गए हैं। सैफ मैच के स्टार्ट में आते तो द ऑब्वियस थिंग दैट वुड हैव कम टू माय माइंड, मैं कहता कि इंडियन टीम के प्लेयर आ गए हैं, क्योंकि वो 15-20 ओवरों के बाद आए हैं। तो द ऑब्वियस थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज टू से अब ये आए हैं एज 11th प्लेयर वाटर बॉय खेलेंगे, और वाटर बॉय होने में भी कोई बुरी बात नहीं है, क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे वाटर बॉय रहे हैं। दूसरी बात, मैंने बोला इन्होंने अपनी फिल्मों में हमारे बहुत बंदे मारे हैं। मैं आपको बोलूँ ना आई लव यू, और मैं बोलूँ आई लव यू, कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है कि मैं हंस रहा हूं, और कोई भी अगर एजेंट विनोद और फैंटम देखे ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करके मेरे साथ हंसेंगे। दे वुड टेक द पन एज स्टेटेड, और इंडियंस हंसे हैं मेरे साथ। चौथी बात मैंने बोली, मुझे लगता है आज उन्होंने अंदर खाते पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना है। दिस इज जस्ट रियल बैंटर, इसमें कुछ ऑफेंसिव नहीं है। मैं ऐसे मुझ से आता हूँ जहाँ मलाला यूसुफजई जैसे लोग हैं, जहाँ इतने रिस्पेक्टफुल लोग हैं। मैं इतने इनिशिएटिव्स पे काम करता हूँ जहाँ पे पीस प्रमोट होता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में। 2 जल्दी मैं क्विकली चीज़ें कर दूँ। किंग्स कॉलेज में हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है किंग्स कॉलेज लंदन इंडिया पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम, जहां पे हम ऐसे इश्यूज पे काम उठाते हैं जो पाकिस्तान इंडिया में कॉमन है, हंगर, पॉवर्टी। मैंने पहला इवेंट उनका होस्ट किया। अभी नंदन जब अरेस्ट हुआ, सबसे पहले मैंने इमरान खान से पहले वीडियो बनाई कि ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट एंड रिलीज हिम। बहुत से मेरे पाकिस्तानियों ने मुझे कहा ये तुम क्या बातें कर रहे हो, इमरान खान डिड द सेम थिंग। तो मुझे पॉइंट समझ नहीं आता कि कहां पे लोगों को ये वीडियो ऑफेंसिव लगी। सैफ ने मेरे कमेंट्स में, आई विल टेल यू कहां लगी। हां, मुझे आप बताएं, क्योंकि आई एम आल्सो वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स जो मतलब देखी थी वीडियो। द फैक्ट दैट यू वर फॉलोइंग हिम, the fact that you were following him, number 1, obviously we don't know कि वो आपको उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, वो तो अब आपको बता रहे हैं। बट चलिए प्लीज आप मुझे क्लियर कर दे ताकि मैं उसका रिस्पांस दे दूं। आई वाज फॉलोइंग हिम, टाइम रह गया, वी हैव टू क्लोज दिस। जल्दी से मेरे, आप जब सेलिब्रिटी होते हैं ना, करीना कपूर अगर कहें ना मुझे दिन के 1000 मैसेज आ रहे हैं, तो उन्होंने इस पब्लिक प्रोफाइल में एक एक्सेप्टेंस दिया कि शी इज रेडी टू लिव दिस लाइफ। मेरे साथ उनको कितने ज्यादा लोग फॉलो कर रहे थे, मेरे बीच में बड़े लोग थे। तो एक सेलिब्रिटी जो होता है ना, वो इस चीज पे साइन करता है कि अब मैं सेलिब्रिटी हूं, बॉटम लाइन ये है कि बहुत खुशी हुई इन दोनों से मिलके, और ये जान के कि माशाल्लाह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे लगे ना मोमिन हम खत्म कर रहे हैं, अब होना भी यही चाहिए। आपका वो जो थर का इनिशिएटिव है उसको हम जरूर जाते जाते अप्रिशिएट करना चाहेंगे। वो जो HTO व्हील इन्होंने बनाया है, जिसमें आपने देखा है थर पे मटके सरों पे रख के खवातीन पानी कई मील सफर तय करती हैं। इन्होंने एक पहिया सा बना दिया। ये कहते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना और उस लेवल पे पहुंचे हो, तो बहुत सी चीजें माफ भी हो जाती हैं, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप वर्दी हैं, आप कुछ कर रहे हैं। इट्स सो गुड टू सी दीज यंग जेंटलमैन के ये जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं, और ये तो 2 हैं ही, इनकी एक बहन है वो ऑक्सफोर्ड में ऑलरेडी पढ़ रही है, तो माशाल्लाह पूरा घर माशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मतलब डिस्पाइट व्हाट वी स्पोक अबाउट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर पे आपका जो NGO है जबरदस्त है। और मोमेंट विल बी लुकिंग आउट फॉर यू, इंशाल्लाह आपकी और भी वीडियोस आएंगी, विल बी इन टच। अच्छा जी, बहुत सी बातें रह गई आमो में और मोमिन और बिलाल में, और हमने इतनी बातें कर ली कि कुछ हो भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ खबरें एक्चुअली आपको बतानी भी, आपको पता है कि जुमा है और लास्ट डे ऑफ द वीक होता है। सो वी हैव टू टेल यू, आपको बताएं कि अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में इंतखाबात से चंद माह पहले पाकिस्तान का दौरा किया है, और सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान इस बार पाकिस्तान की मसालेहाना पेशकशों का
मुस्बत जवाब देगा या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान होने वाली 1-on-1 मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का नया बाब शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, जिनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक थे। एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट सोच, एक डिफरेंट वे फॉरवर्ड के साथ अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉजिटिव एंड स्पेशली जो उनका फोकस है कि अब टॉक से ज़्यादा एक्शंस की तरफ जाएं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान भी मुलाकात हुई। अशरफ गनी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगान सदर की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार महमूद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस दौरे की अहमियत को लेकर हम उनसे सवालात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, अफगान सदर का दौरा पाकिस्तान मौजूदा हालात में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितना अहम है। अफगानिस्तान में इलेक्शन भी ज़ाहिर करीब है। क्या अशरफ गनी साहब इस मरतबा पाकिस्तान के लिए नरमी दिखाएंगे या उनका नैरेटिव कुछ और होगा? मेरे ख्याल में एक्चुअली अफ़गानिस्तान में जितने भी फरीक है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत है या अमेरिका है या कोई और तालिबान है, तो मैं समझता हूँ इन सब को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान को कोई अफ़गानिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल में अशरफ गनी साहब अगर कोई नरमी दिखाते हैं तो वो अपने लिए या उनकी जो बदतमीज़ी है जो वो पाकिस्तान के साथ करते रहते हैं, ये उसके अपने मुफाद में होगा, उसके अपने फ़ायदे के लिए होगा। जैसे आपने कहा कि वो अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इलेक्शन में भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हमदर्दी उसको हासिल हो, तो मेरे ख्याल में इस मौके को इस्तेमाल कर सकते हैं। शाह साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात में अमरीका और तालिबान भी अहम फरीक रहते हैं। क्या पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी से अमरीका और तालिबान ये लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं क्या? बिल्कुल, जो एक्चुअल पॉइंट है जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है, एक्चुअल मसला तालिबान और अमेरिकन के दरमियान जो ताल्लुकात है या उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि एक्चुअली वही सारा कुछ डिटरमिन करेंगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहते हैं। और मेरे ख्याल में उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि तालिबान चाहते हैं कि अमेरिका बताए कि वो कब अफ़गानिस्तान से जाएगा। और आजकल कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हो सकता है अगले हफ्ते जो बातचीत हो रही है कतर में, वहाँ पर अमेरिका शायद उनको बताए कि कब यहाँ से जाना चाहते हैं। कह रहे हैं कोई सितंबर के महीने में। मैं समझता हूँ कि इतना जल्दी तो अमेरिका नहीं जाएगा। अगर वो एक साल के अंदर भी चला जाए तो वो बेहतर होगा। और उसके जाने से पहले मेरे ख्याल में ज़रूरी होगा कि ऐसे किसी इंटरिम फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया जाए जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद खाना जंगी को रोक सके। बहुत शुक्रिया आपका महमूद शाह साहब। अभी मोमिन और साकिब हमारे पास जब आए हुए थे तो एक पढ़ाई की अहमियत जो है ना, उस पर तो रीविजिट हमने दोबारा कर लिया कि आप दुनिया में कुछ भी कर लें, लेकिन साथ साथ अगर आप ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हो तो फिर बड़ी चीज़ें माफ़ी हो जाती हैं। और नहीं है कि आप बहुत पढ़ने वाले हों और आप शक्ल से भी नर्डी लगें। आप बड़े टैलेंटेड, बड़े डाइवर्स हो सकते हैं। आप अदाकारी भी कर सकते हैं, एंटरटेनर भी हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप किंग्स कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, पढ़ाई बहुत आबिद ज़रूरी साहब है। हमारा वेट कर रहे हैं, सीनियर करियर काउंसलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आबिद साहब शुक्रिया। साहब, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस में सालाना 5% इजाफे की इजाज़त दी है। जो स्कूल भी इससे ज़्यादा इजाफा करेगा उसे जवाज़ रीजनिंग देना होगी, जवाज़ पेश करना होगा। अब इस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूल अपने अखराजात कम कर रहे हैं। क्या इसके असरात तालीम के मयार पर भी पड़ेंगे? वह ये कहना था कि तकरीबन 55 से 60% जो उनका रेवेन्यू है फीसों से जो उनको आता है वो टूवर्ड स्टाफ सैलरीज जाता है। यानी मकसद ये है कि जी हम जो है वो बेहतरीन असातिज़ा रखते हैं जिनको हायर सैलरीज़ के ऊपर हायर किया जाता है वगैरह वगैरह।
और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है। मैं आपको बताऊं कि मेरी इत्तला के मुताबिक न सिर्फ ये कि वो काफ़ी डाउनसाइजिंग कर रहे हैं अपने स्टाफ की, फैसिलिटीज़ को भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें वो बच्चों को दिया उनमें भी कमी आई है। और देखने में आया है कि बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ वो पैसे कम कर सकते हों, बिल्स वगैरह या एयर कंडीशंस, ये वो उसके अंदर भी देखने में आया है कि उसमें भी वाज़े कमी नज़र आ रही है। तो देखिए वो किसी न किसी तरह से उन्हें अब पूरा करना पड़ेगा। लिहाजा ये भी कहना कि ज़्यादातर तो उसमें चीज़ें जो हैं वो स्टाफ की सैलरीज़ में चली जाती हैं, और स्टाफ जो है बाय द वे बहुत से बड़े बड़े स्कूलों के ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारी सैलरीज बहुत कम है, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ प्रेशर दैट वी हैव एंड एक्सपेक्टेशंस दैट आर फ्रॉम अस एज वेल। तो ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है, बट थैंक यू सो मच आबदी साहब फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। अभी आगे बढ़ेंगे और एक और मामला जिसकी बात होनी चाहिए जनाब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो मैच था ना उस दिन तो वो हुआ क्या था किसी को याद है कि नहीं है? खैर हमने बाद में बताया था, लेकिन उसका फॉलो अप हमने देना है आपको बताएं जी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मजहब के इस्तेमाल और जमहूरी निज़ाम की बका से मुतालिक नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर सामने आ गए हैं, और इन हालात में मुश्तरका हिज़्ब इख्तलाफ का ख्वाब ही रहता नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक APC में 2 मौके पर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो आमने सामने आए। मौलाना ने कहा कि मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, मार्शल लॉ लग गया तो मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जवाब में कहा पार्लियामेंट किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। देख लें कितनी ऑपोजिट दोनों की बातें थी, और दोनों के दरमियान तकरार कमोबेश 45 मिनट तक जारी रही। अवामी नेशनल पार्टी के एक रहनुमा ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराया, और गुज़िश्ता रोज़ आपको ये भी बता दें जरदारी साहब ने भी बिलावल के मौक़िफ़ की तायद की। हमारी पोजीशन ये है कि हम जमहूरियत को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते, हुकूमत को ज़रूर गिराना चाहते हैं। अभी तो शुरुआत है, और कभी भी कोई मूवमेंट या कोई अपोजिशन की सोच या साथ चलना इमीडिएट नहीं होता, ज़रूर उसमें वक्त लगता है, महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, साथ होता है। ज़राए के मुताबिक APC में मौलाना फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी कि इमरान खान ने सहाबा की तौहीन की, उसका जिक्र भी एलामिया में किया जाए, जिस पर बिलावल ने कहा कि मज़हब का नवाज शरीफ, इमरान खान समेत किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल कबूल नहीं किया जाएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ामी साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम की तजावीज़ के बावजूद बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ मजहब कार्ड के इस्तेमाल को भी रोका, किसी ऐसे इकदाम की भी मुखालफत की जो जमहूरियत को खतरे में डाले। ये 2 चीज़ें वाज़ेह थी। मुस्लिम लीग नून भी बज़ाहिर बिलावल की हामी रही। इस तरह की नज़रियाती खलीज की मौजूदगी में मुश्तरका अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ क्या कर सकती है? या तो कोई यूनिटी नज़र ही नहीं आ रही। नज़रियाती खलीज को ऐसी नहीं है। मौलाना का नज़रिया सबको मालूम है, वो एक मजहबी जमात के सरबराह हैं, JUIF जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यही है, इसी किस्म की चीज़ें, ब्लास्फेमी लॉ और इस किस्म की बाकी चीज़ों जो हैं, तो वो तो ऐसी बात ही करेंगे जिसमें मज़हब को ले आए। लेकिन बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया जो उनके पार्टी के स्टैंड के मुताबिक है, कि वो PTI की तरह जहाँ कहा जा रहा है कि हम सड़कों पर घसीटेंगे, फांसियाँ दे देंगे, बाज़ रहनुमा कह रहे हैं, उन्होंने एक असूली बात की है कि हम इस हद तक नहीं गिरेंगे हुकूमत की मुखालफत में। एक दूसरा ये है कि इस मामले में कि अगर हुकूमत को गिराने के लिए असेंबलियाँ तोड़नी पड़े और लोग सड़कों पर निकल आए, ना तो उनकी ये तैयारी है, ना ही मेरा ख्याल से इस वक्त उनका है। निज़ामी साहब ये बताइएगा कि बिलावल ने मौलाना फजलुर रहमान से जिस तरह इख्तिलाफ किया और मुश्तरका एलामिया में मुतनाज़ बातों की शमूलियत नहीं होने दी, जरदारी साहब होते तो आपको लगता है कि ऐसा ही होता, क्योंकि उनकी बड़ी दोस्ती है, या उनकी दोस्ती का कुछ असर होता इस सारी सूरत हाल पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर जरदारी साहब होते तो कोई नतीजा मुख्तलिफ होता। जरदारी साहब की ही जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक बिलावल जो हैं उनने उनकी नुमाइंदगी की है, और मेरा ख्याल है जो मुश्तरका एलामिया आया है और जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तकरीबन सारे ही अमूर जो हैं वो कवर्ड हैं। उनमें ये अगर मुतनाज़ा ये है जो एक नई एक सादी कमेटी बनी है जिसके अंदर आर्मी चीफ भी होंगे,
उसकी भी मुखालफत हुई है। ये भी बात आ गई है कि जो कर्ज़ों के बारे में एक कमेटी बनी है उसकी मुखालफत भी हो गई। बाकी जो और भी ऐसी चीज़ें हैं इकॉनमी के बारे में उनकी भी बात हो गई। हत्ता कि एक जो मुतनाज़ा मामला है वो जजों के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस है उसकी पर भी बुलावल ने और APC ने मुखालफत की। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन रही है। निज़ामी साहब, फाइनली ये भी बता दीजिए कि अपोजिशन की जमातें हुकूमत को हटाने पर मुत्तफिक तो हैं, लेकिन नज़रियाती इख्तलाफात जो हैं उनकी वजह से तरीक़ेकार पर इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत इस सूरत हाल का फ़ायदा किस तरह उठा सकती है? हुकूमत इसका फ़ायदा यूँ ही उठा सकती है कि हुकूमत देखे जो सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो ऐसे हैं। आज फिच की रिपोर्ट जो आई है उसको देखें कि इकॉनमी बहुत ही रूबा ज़वाल है, महंगाई और बेरोज़गारी और कोई हदफ पूरा नहीं कर सके। इनकी गवर्नेंस बहुत ख़राब है। जो बजट देते थे हम बचत करेंगे, हर चीज़ के अखराजात दुगने कर दिए तकरीबन। कैबिनेट इतनी बड़ी हो गई है। तो इस सूरत हाल में इनको चाहिए कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें। इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ से अपोजिशन को एक ही पेज पर कर दिया हुआ है और इसका फ़ायदा मौलाना जैसे लोगों को पहुँचेगा जो अब कहते हैं कि यार ये अगर खिलौना मुझे नहीं मिला तो इसको तोड़ दो। वो उनका कोई ऐसा नथिंग टू लूज़ अगर सिस्टम जो है ये भी टूट जाए तो। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी हमसे बात कर रहे थे। कभी कभार ऐसी चीज़ों को लगता है जानबूझ के किया जा रहा है। इट्स नॉट ज़रूरी नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी जानबूझ के नहीं होता। हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और कभी कभार कितनी दफ़ा ये हुआ है, कभी कभार लगता है ये कि जी गिरते गिरते बचती हैं। नाइस, मतलब ये हो चुका है। वैसे एक दफ़ा लाइव शो पे मुझसे गरम कॉफ़ी भी गिर चुकी है। एक दफ़ा लिंक्स डाउन हो जाते हैं। एग्जैक्टली, अ लॉट हैपेंस ऑन अ लाइव शो। कुछ चीज़ें आप लोगों को नज़र आ जाती हैं, कुछ नहीं नज़र आती। कुछ के मीनिंग अलहदा लिए जाते हैं कि सवाल किया जा रहा था और जवाब सुनना नहीं था इसलिए लाइन ड्रॉप कर दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली चीजें आउट ऑफ आवर कंट्रोल होती हैं। जो इंसिडेंट हमारे यहाँ हुआ था वो ये हुआ था कि हील इनकी फ्लोर पे फंस गई थी। मेरी हील एक्चुअली नॉट दिस स्टूडियो, एक और स्टूडियो में वो फॉल्स फ्लोर्स होते हैं जिस तरह फॉल्स सीलिंग होती है। मेरी हील फंस गई और मैं ऑलमोस्ट गिर गई थी। मैं गिरी गई थी। हाँ, गिरी नहीं थी लेकिन जूता वहीं उतार के आगे बढ़ना पड़ा था। उसके बाद जूता बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। लेकिन इसके अलावा बड़े सीरियस इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि ज़लज़ले वगैरह या बिल्डिंग में आग लग जाना या फिर लाइट गिर जाना या फिर ऐसे यहाँ से करीब से चूहे का गुजर जाना। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता। अल्लाह। अच्छा जी, ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई एम श्योर यू गाइस एंजॉयड द शो टुडे और इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को और हम एक और मैच जीत चुके होंगे बस, इंशाल्लाह।